लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताओ कोई बच्चा क्या होता है? जो ई होता है ना, ई, इसकी फॉर्म में हम चार्ज देते हैं किसी भी बॉडी को। या तो आप 1 ई चार्ज दोगे, या 2 ई चार्ज दोगे, या 3 ई चार्ज दोगे। यानी मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था, क्यू बराबर आप एन ई चार्ज दे सकते हो किसी भी बॉडी को। अब ये एन ई पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी बॉडी पर एन ई चार्ज हो सकता है। यहाँ पर एन क्या है बताओ? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होगा एन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पर -2 ई चार्ज हो जाएगा, जिससे गए हैं उस पर +2 ई चार्ज हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? वहां 2 हो गई। यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एन की वैल्यू है। तो या तो 1 जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, आधा नहीं जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है। तो चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये नहीं कि आधा तोड़ के दूसरी बॉडी को दे दिया, ऐसे नहीं देते हैं ना। किस फॉर्म में दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देते हैं, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन हर बॉडी में होते हैं, बस ट्रांसफर करना होता है एक से दूसरी में। कैसे करते हैं उसके कई मेथड मैंने बताया आपको। पहले फ्रिक्शन बताया है। आप अगर रब कर देते हो 2 बॉडी को तब भी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं, दोनों चार्ज हो जाएंगी। या इंडक्शन से भी चार्ज करते हैं। कई मेथड है चार्जिंग के, इंडक्शन वगैरह ये सब आगे पढ़ोगे, ठीक है। और क्या कराया था कल? इसके न्यूमेरिकल कराए थे। कितने कराए थे? 2 कराए थे। बुक्स लाए हो आज एनसीईआरटी वाली? और करने हैं न्यूमेरिकल अभी। क्वेश्चन लिखो, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखो। जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको लिखो। ये बुक का नहीं है, मेरे पास है। 1 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों 1 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन लिखो पहले। 1 कुलाम किसकी वैल्यू दी हुई है? आवेश की। पूछ क्या रहा है कि 1 कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? मैंने कई बार बता चुका हूँ। कितना होता है बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस लगाएंगे। -1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इतना आवेश होता है। वो कह रहे हैं 1 कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले ये बताओ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? बताओ भाई। 1 से छोटा है। कितना छोटा है? थोड़ा सा छोटा है, बहुत? बहुत छोटा है। देखो, ऐसे नंबरों को रीड करना आता है आपको? क्या मतलब है इस नंबर का बताओ? अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूं नंबर की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? कितने? 19 जीरो नहीं लगेंगे, 18 जीरो लगेंगे। एक बार तो ये इधर ही जाएगा, और फिर 18 जीरो लगेंगे आगे। यानी 0.00000, 18 जीरो, फिर 1, और फिर 6। इतना छोटा नंबर है ये। और 1 से तो बहुत छोटा हो गया ना इसका मतलब। भाई 1 से तो बहुत छोटा नंबर हो गया ये। अगर वो कह रहे हैं 1 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 कुलाम आवेश में, तो है ना, क्योंकि ये नंबर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन में वो तो बहुत छोटा होता है। ऐसे ऐसे कितने चार्ज आ सकते हैं? बहुत सारे आ सकते हैं। तो वो निकालना है आपको कि 1 कुलाम अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 1 कुलाम आवेश। इससे आपको ये पता चल जाएगा, जैसे अगर मुझे किसी बॉडी को 1 कुलाम आवेश देना है, तो मैं उसको कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो उस पर 1 कुलाम आवेश हो जाए, -1 कुलाम। इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज लेके आएंगे अपने साथ। बात समझ में आ रही है? तो निकालें, इसको फाइंड करें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले मैंने बताया था, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। मैंने अभी आपको इस चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वो है Q बराबर एन। यही तो पढ़ाया है। तो जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा वो सब इसी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि मैंने बताया टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होंगे। जैसे ही कोई फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक में, वो सब कराऊंगा पहले। फिर अगला फॉर्मूला कराऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यही लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे उसको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं 1 कुलाम आवेश, तो ये किस चीज की वैल्यू है बताओ? क्यू की है, एन की है, या ई की है? देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो क्यू है ना, यही है आवेश। जो आपको दिया होगा, जितना भी दिया होगा वो आवेश है, ये क्यू। ठीक है। यहाँ एन है। एन क्या बताया था मैंने अभी?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ई क्या है? ई है आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उसकी वैल्यू है, कितनी है बताओ? ये जो लिखी हुई है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, ये है ये वैल्यू, ठीक है। अब ये जो एक गुलाम है ये किसकी वैल्यू है बताओ? क्यू की तो है, अरे ये आवेश ही तो दिया हुआ है, एक गुलाम आवेश, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 गुलाम। अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये एन पूछ रहे हैं। और ई की वैल्यू तो हम जानते हैं, क्यों? ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, ये आपको याद रख लेनी है, बताएगा नहीं क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन को पता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो लगा दो, क्या लगाएं? बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, आवेश का क्वांटीकरण, लगा दिया। तो यहां से n निकालना है तो e कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो Q बाय ई इज इक्वल टू एन। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि n निकालना है तो n पहले लिख दो, तो Q डिवाइडेड बाय ई। Q की वैल्यू पता है आपको, 1 गुलाम है, E की वैल्यू पता है ये है, दोनों को डिवाइड कर देंगे n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक गुलाम में कितने होते हैं। तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19, इसको डिवाइड करोगे आप, नोट करके बताओ जल्दी कितना आएगा। 0.625 गुणा 10 की घात 19 प्लस के माइनस के, प्लस के 19, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट है ना, एक नंबर के बाद लगा देते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे 6.25, तो पावर कितनी हो जाएगी बताओ जरा? अगर इस पॉइंट को इधर लगा दूं तो पावर कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 18। अरे पॉइंट जब इधर चलता है, ये बात मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पढ़ाई थी। पॉइंट जब इधर चलता है तो पावर घट जाती है, और जब पॉइंट इधर चलता है तो पावर बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये आया कैसे, समझो इधर तुम खासकर, देखो करा क्या है हमने, ये पॉइंट है नीचे, इस पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो एक क्या बढ़ा दिया हमने ऊपर, 0 बढ़ा दिया, यानी कंडीशन कुछ ऐसे बनी कि 10/16। अब मैंने क्या किया, ये जो 19 है ना ये, इसको मैं कहाँ ले गया, माइनस का, ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, पावर का साइन बदल जाता है, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 19। इसको कट कर लो 2 से, देखो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ये आया 5/8 इंटू 10 की पावर 19 यानी 19। इसको जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड का सवाल बनाकर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। और फिर उसके बाद हमने पॉइंट इधर कर दिया, तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे करते हैं, नोट कर लो जल्दी। ये कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट में आएगा नहीं, क्वांटाइजेशन पढ़ा रहे हो आप, अभी पढ़ाया, तो ये पॉइंट में कैसे आ गया? माइनस में पहुंचेगा, पावर देखो ना कैसी है, ये पावर 18 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ है नहीं, इसे खोलेगा ना तो पीछे आ जाएगा, ये 18 बार पीछे जाएगा, तो लगा ले कितना बड़ा इंटीजर आएगा, समझ गया? हाँ, तो जब क्वांटाइजेशन है तो क्वांटाइजेशन है ही, इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है। तो एक गुलाम क्या पता चला देखो हमें इस वैल्यू से, कि एक गुलाम आवेश में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो कितना बड़ा है आवेश ये एक गुलाम, समझ रहे हो? इतने सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हें देने पड़ेंगे किसी बॉडी को, अगर तुम्हें उस पर एक गुलाम आवेश जनरेट करना है तो, यानी गुलाम जो यूनिट है ना, ये आवेश की बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हमने आपको एक यूनिट बताई थी छोटी आवेश की, उसका नाम क्या था? है गुलाम से छोटा क्या बताया था? एम्पियर तो करंट की है। म्यू गुलाम नहीं बताया था यार, माइक्रो गुलाम बताया था, मैंने बताया था हम इस वाली यूनिट का यूज करा करेंगे, गुलाम उसकी आवेश की। तो एक माइक्रो गुलाम में बताओ, बताओ कितने बताए थे मैंने, कितने गुलाम होते हैं? हर हर जगह ये लगा रहे आप, 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम के बराबर है एक माइक्रो गुलाम। ये माइक्रो गुलाम जो है ये बहुत छोटी यूनिट है आवेश की, तो इसका यूज किया जा करेगा, क्योंकि गुलाम बड़ी यूनिट है, देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, बात समझ में आ गई? चलो, तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.2 है, देखो किसी के पास बुक हो तो पढ़ लो। एग्जाम्पल 1.2 एनसीईआरटी, कह रहे हैं यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित का मतलब वही है ट्रांसपोर्ट, कह रहे हैं दो बॉडी है,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, बना देता हूँ। ये एक बॉडी है, मान लो कोई वस्तु है, कोई है ना, ये कोई वस्तु है। अब इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे हैं, पर सेकंड। ध्यान रखना, 1 सेकंड हुआ इतने गए, फिर सेकंड हुआ इतने गए, तीसरा सेकंड हुआ फिर इतने गए, ऐसे चल रहा है इसका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों। सही है? तो क्या कह रहे हैं देखो, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा कह रहे हैं। तो वो टाइम बताइए जब इस दूसरी वाली बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज आ जाएगा। कितने कूलाम चार्ज आ जाएगा? 1 कूलाम। वो टाइम बताओ भाई। हर सेकंड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, 1 सेकंड हुआ 10 की घात 9 गए, दूसरा सेकंड फिर 10 की घात 9, तीसरा सेकंड फिर 10 की घात 9। तो कह रहे हैं कितने टाइम में इस बॉडी पे 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा टोटल। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए? 10 की घात 9 का मतलब समझ रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 में करोड़ हो जाता है, तो 100 करोड़ हो गए। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर सेकंड, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड। तो कह रहे हैं बताओ 1 कूलाम चार्ज कितनी देर में होगा? कह रहे हैं 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं पर सेकंड कितना चार्ज जा रहा है इस बॉडी पर, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जा रहे होंगे ना दूसरी बॉडी पर हर सेकंड। तो कितना चार्ज लेकर जा रहे हैं वो उसको निकाल लो, यानी क्यू निकालो पहले आप। क्यू मतलब कौन सा वाला है? ये चार्ज पर सेकंड वाला निकाल रहे हैं हम। चार्ज पर सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस पर, वो निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो पता है हमें, चार्ज निकाल रहे हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं भैया पर सेकंड? इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बताना जरा। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वो तो पता है। चार्ज नहीं पता पर सेकंड कितना हो रहा है। तो बताओ क्यों नहीं पता? इलेक्ट्रॉन पता है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या पता है आपको? एन पता है ना। और सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पता है मतलब एन पता है ना। क्यों पता नहीं है? ई तो पता होता है। तो क्यों निकल सकता है? लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्यू इक्वल टू एन इंटू टी। यहां से निकाल लोगे चार्ज पर सेकंड, कितना चार्ज पर सेकंड जा रहा है, तो निकालो क्यू इक्वल टू एन कितना है? 10 की पावर 9। ई कितना होता है बताओ? अभी बताया था 1.6 10 की पावर -19। कुछ नहीं करना, देखो पावर पावर ऐड हो जाएंगी। बताओ क्या होगा? 10 की पावर -10। इतना जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। यानी इतना चार्ज पर सेकंड इधर जा रहा है ना, 1.6 10 की पावर -10 कूलाम इधर जा रहा है। चार्ज की फॉर्म में पता कर लिया हम। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा मैथ। अगर इतना चार्ज पर सेकंड जा रहा है इधर, तो कितने टाइम में इस बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। इसको मैं यहीं रोक देता हूं, इसी का एक सिंपल सिचुएशन क्रिएट करता हूं यहाँ पे, फिर तुम बताओ ना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 बॉडी है, मैंने कहा इस बॉडी से इस बॉडी पे 2 कूलाम चार्ज पर सेकंड जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नहीं, कूलाम चार्ज में बात कर रहा हूं। 2 कूलाम चार्ज पर सेकंड जा रहा है इस बॉडी पे। तो कितने टाइम बाद इस बॉडी पे 10 कूलाम चार्ज हो जाएगा बताना जरा। बता सकते हो कितने? 5 सेकंड बाद हो जाएगा। अरे पर सेकंड 2 कूलाम, 1 सेकंड हुआ 2 कूलाम, फिर 2 कूलाम, फिर 2 कूलाम, 5 सेकंड बाद इसको 10 कूलाम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको कैसे लिखना, कैसे मैथमेटिकल, तो देखो कैसे लिखेंगे। अच्छा, 2 कूलाम चार्ज पर सेकंड जा रहा है, कितने टाइम बाद, टाइम को टी मान लिया मैंने, ये जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? 10 कूलाम। ऐसे तो लिखेंगे इस चीज को। अब यहां से टाइम निकालोगे, 2 कहां चला जाएगा बताओ? 2 5 जा 10, टी बराबर कितना आ गया? यही तो बताया था उन्होंने, 5 सेकंड। समझ गए? तो मैथमेटिकली इसको ऐसे निकालते हैं इस चीज को। यहां से तो तुम डायरेक्ट इमेजिन भी कर पा रहे हो और लिख के भी निकाल पा रहे हो। देखो, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस चीज में। देखो, अब बस ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इतने कूलाम चार्ज पर सेकंड जा रहा है, तो 1 कूलाम चार्ज कितने कितने समय में हो जाएगा। तो यही चीज लिखो। देखो, जैसे यहाँ 2 कूलाम चार्ज पर सेकंड जा रहा था, तो मैंने 2 इंटू टी लिखा। तुम्हें क्या लिखना है 2 की जगह? ये पूरा, है ना। यहाँ पे 2 जा रहा था, यहाँ पे ये पूरा जा रहा है। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे? लिखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम पर सेकंड जा रहा है। तो कितने टाइम बाद, टाइम को क्या मान लिया मैंने? टी। ये जो चार्ज है कितना हो जाएगा? अरे कितना था इसमें? 10 तो 10 लिखा, इसमें कितना लिखोगे? 1 कूलाम। बात समझ में आ गई? उस चीज से समझ गए नहीं समझ गए? अब यहां से टी की वैल्यू निकाल दो, ये पूरा कहां चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो 1 अपॉन
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के। इसको सॉल्व कर लो और पता लगा लो कितने टाइम सेकंड में आया ना तेरा तो। कितना आया बता। इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना। पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर जीरो उड़ा देंगे, 10 की पावर 10 ऊपर ले जाएंगे। तो इसको कट करोगे, 2 से कट कर दो तो ये 5/8 हो जाएगा। ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, है ना। इसको फिर से वही डिवाइड बन गई, देखो ये तो सेम। तो इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 0.625। 10 की पावर कितनी है 10। फिर इसको इधर ले आओ और एक एक नंबर के बाद। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी रह गई है बता, 9। और क्या, सेकंड टाइम निकाला है ना। टाइम तो सेकंड में हुआ ना। इतने सेकंड बाद इस दूसरी बॉडी पर कितने कूलाम चार्ज आ जाएगा, 1 कूलाम चार्ज। बात समझ आ रही है। पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतने सेकंड बाद इस बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज। एम्पियर इंटू सेकंड वाला क्या, तो एम्पियर क्या था वहां, करंट की बात हो रही है कहीं। फॉर्मूले वही लगते हैं जिसकी बात हो, जो न्यूमेरिकल में दिया है। ऐसी अपनी मर्जी से थोड़ी लगा देंगे कुछ भी। तो भैया वो भी कराया, वो भी लगा दो, कहीं ना कहीं तो लगाई दो, देख लो जगह बैठा दो कहीं। जब लगेगा ही नहीं तो लगा खा दो तुम। अरे समझ गए। आंसर सेकंड में नहीं दिया होगा, आंसर दिया है ईयर में, क्योंकि देखो सेकंड बहुत सारे हैं ना। तो जब टाइम बहुत ज्यादा होता है तो उसको छोटी यूनिट में मेजर नहीं करते हैं, बड़ी यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ सड़क नापो, तो सेंटीमीटर में नापोगे क्या, किलोमीटर में नापोगे ना सड़क, क्योंकि वो डिस्टेंस बड़ी है। ऐसे ही सेकंड बहुत सारे आए हैं तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो। ईयर ईयर मतलब साल में कन्वर्ट करो। बताओ इतने सेकंड में कितने साल होंगे, निकाल सकता कोई बच्चा। पहले देखो, बताओ एक साल में कितने सेकंड होते हैं, पहले चलो ये बताओ। प्रैक्टिस क्यों, कैसे बता रहे हो, 12 कहां से आया ये? एक घंटे का नहीं, एक साल में सेकंड अगर तुम्हें पता है तो कर दोगे, तो नहीं पता तो निकाल सकते हैं ना। भाई पहले साल को दिन में कन्वर्ट करो, तो बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन हो गए। अब दिन को घंटों में कन्वर्ट करो, तो एक दिन में कितने घंटे, तो 24 से इंटू कर दूं, ये दिन आ गए। तो सॉरी कितने घंटे आ गए, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, कितने मिनट होते हैं घंटे में 60, ये मिनट आ गए। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये सेकंड आ गए। मतलब एक साल में इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतने सेकंड होते हैं। सही है भाई, 365 दिन में बदला पहले, फिर 24 से मल्टीप्लाई करके घंटे बदला, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में। यहाँ तो लेकिन उल्टा करना है, यहाँ साल को सेकंड में नहीं, सेकंड को साल में बदलना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सेकंड में कितने साल होंगे, तो क्या होगा बताओ। एक बिल्कुल सही सुना तुमने। एक सेकंड में कितने साल होंगे, मतलब एक सेकंड कितने साल के बराबर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में आए, किसी में भी आए। हाँ बताओ। ये वही है, जैसे मैं अगर तुझसे कहूं 1 मीटर में बता कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तू 100 बताएगा नहीं बताएगा। और अगर मैं तुझसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, आगे समझ में, आगे समझ में अब? यानी अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर दूं तो ये पूरी वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी, इस बन के अपॉन में आ जाती है। ये चीज बताई थी हाँ। तो वैसे नहीं होंगे लेकिन अपॉन में तो होंगे। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 सही है। हमारे पास कितने सेकंड है, हमारे पास इतने सारे हैं। तो एक सेकंड में जब इतने साल हैं तो इतने में कितने होंगे, इस पूरे की इससे क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई, है ना, तो बस खत्म। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 19, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन ये। अब ये जो आंसर निकल के आएगा ये ईयर में आएगा, निकाल सकते हो कितना होगा, करो जरा निकाल के बताओ। इसको फोन से कैलकुलेट कर लो, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, है ना। फोन से कैलकुलेट करके बता दो मुझे, कैसे करोगे। इसको इसको खोल देना पावर को, इसके पीछे 7 जीरो लगा दो और इनकी मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दो। फोन से करो ये काम जल्दी। पेपर में आया तो तुम तो यही छोड़ देना, क्वेश्चन में बोला थोड़ा ना है। बताओ कितना आया। देखो ठीक है, 9 बार खोलना है ना तो 7 जीरो लगेंगे। इसको खोलोगे तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, और इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और डिवाइड करो और बताओ कितना आया। 198 मल्टीप्लाई करके लिख देना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 198
8 और पॉइंट में भी कुछ है उसको छोड़ दो, 198 ईयर्स, यानी अप्रोक्स करोगे तो कम से कम 200 साल लगेंगे भैया एक कूलम चार्ज पहुंचने में। 200 साल लगेंगे इस बॉडी से बॉडी पे एक कूलम चार्ज पहुंचने में, अगर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो, मतलब 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 200 साल, इतना ज्यादा है एक कूलम, बताओ ज्यादा बड़ा नाम है। एक कप जल में कितना धन या तथा ऋण आवेश हो। अच्छा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दे दोगे भाई, क्यों भाई, इधर देखो जरा, क्या ये पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग होंगे दोनों चार्ज? मैं गया, मैं एक कप लेके आया, ध्यान सुनो, ध्यान दिमाग लगाओ, एक कप में मैंने पानी भर लिया, अब उस पानी में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की मात्रा अलग अलग होगी, बराबर होगी, पॉजिटिव ज्यादा होगा निगेटिव कम होगा, या निगेटिव ज्यादा होगा पॉजिटिव कम होगा, बताओ दिमाग लगा के। एक कप जल में जो चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव वो बराबर होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा निगेटिव ज्यादा होगा, या कैसे होगा बताओ? अरे पानी न्यूट्रल ही तो है, चार्ज का मतलब करंट, जहां चार्ज होगा वहां करंट लगेगा। पानी पीते तो ऐसे झंझनाहट होती है क्या? अरे पानी पीने से करंट लगता है क्या? नहीं लगता ना, मतलब पानी कैसा है, न्यूट्रल है। एक कप ले लो, एक बाल्टी भर के ले लो, एक ड्रम भर के ले लो, कितना भी ले लो, पानी हमेशा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जब तक कि बाहर से उसे चार्ज ना दें हम। बाहर से चार्ज देने का मतलब, मैंने तार इसमें लगाए, कप में डाल दिया तार, स्विच ऑन करके, अब उसमें करंट है, अब उसमें चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब उसे पियो तार के साथ साथ, मतलब करंट लगेगा। ठीक है, अगर प्योर वाटर नहीं है तो, अगर प्योर है तो उसमें फिर भी करंट नहीं लगता प्योर वाटर में, बात समझ में आ रही? इम्प्योर में लगता है। पॉजिटिव और निगेटिव होंगे तो दोनों बराबर, लेकिन बताओ क्या पूछा, ये थोड़ी पूछा है बराबर होंगे ना, ये पूछा है कितना होगा पॉजिटिव और कितना होगा निगेटिव, बराबर होंगे दोनों, किसी एक को बता दो। तो कैसे करेंगे इसे, बताओ जरा। देखो जानकारी ज्यादा नहीं दी इन्होंने, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, वो बताएंगे कि एक कप पानी से उनका मतलब क्या है, क्योंकि कप इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है, कॉफी वाला कप होता है। तो एक कप जल मतलब कितना जल, ऐसे नहीं होता फिजिक्स में क्वेश्चन, अनसफिशियंट डाटा है, तो इसको सफिशियंट बनाने के लिए वो ब्रैकेट में लिख के देगा कि पानी कितना है एक कप में। तो जैसे कि उसने सॉल्यूशन में माना है, इसका एग्जांपल है ना ये, तो एग्जांपल में सॉल्यूशन दिया है, तो उसने 250 ग्राम जल लिया है, तो कितना, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ही लेके चलेंगे हम, बात समझ में आ गई? या वो जितना देगा आपको क्वेश्चन में, मान लो पेपर में आ जाता है तो 500 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम दे दिया, वो उसके हिसाब से लेके चलना है आपका, बात समझ में आ गई? अगर कुछ नहीं दिया तो तुम भी 250 ही मान लेना, ठीक। तो 250 ग्राम जल में हमें बताने हैं कितना आवेश होगा, 250 ग्राम जल में कितना आवेश होगा। मैंने बताया आवेश होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे बराबर, बात समझ में आ रही है? आवेश होता तो होगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, अलग अलग, पॉजिटिव निगेटिव, उस हिसाब से आवेश बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अणु भार जिसे कहते हैं, पढ़ा है केमिस्ट्री में, अणु भार की केमिस्ट्री में है, अणु भार, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ये सब केमिस्ट्री में है, और खासकर 11th की केमिस्ट्री में। अणु भार क्या होता है बताओ जरा? उसके अणु का वजन, बिल्कुल सही बोला। जो मॉलिक्यूल है ना, जल का मॉलिक्यूल क्या होता है, जल का फॉर्मूला बताओ? H2O होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास तो पढ़ा है ना, जैसे 1H1 है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, 8O16, 8 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और 16 क्या है इसका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तो ये एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। तो हमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इनके मास नंबर को लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1, तो 1 कितने हाइड्रोजन है, इंटू 2, 1 1 2 के हो गए ना। चलो आगे बढ़ो, प्लस ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास नंबर, 16, तो कितना आया टोटल, 18 होता है, याद रखना आप, करेक्ट। H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, निकालने का तरीका ये होता है, किसी का भी निकाल सकते हो, जो भी फॉर्मूला दिया उसमें बस मास नंबर लिखते जाओ और ऐड कर दो और आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो भैया इससे क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूलर मास एक 18 ग्राम होता है, 18 18 होता है मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम बनता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जल का अणु भार कितना होता है भैया, 18 ग्राम। इस बात को, मास है ना,
इसको अणु भार न कहकर अणु द्रव्यमान कहते हैं। भार थोड़ा सा चेंज हो जाता है फिजिक्स में, द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें हैं। ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भार बनता है, स्मॉल जी से। ठीक है, तो जल का अणु द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया? 18 ग्राम होता है। ध्यान सुनना आप। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि जल का अगर अणु भार इतना है ना, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल जल अगर आपने लिया है, एक, ये पूरी केमिस्ट्री चल रही है जिंदा, 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? जितना उसका अणु द्रव्यमान होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में ले लो आप, ये आपने CH4 लिया, मीथेन ले ली, ठीक है, मीथेन का आपने अणु द्रव्यमान निकाला, मान लो आया कितना भी, 12 4 16 आया मान लो, तो 16 ग्राम उसका अणु भार है ना, तो 1 मोल मीथेन का वजन कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम ही होगा। जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही 1 मोल में उसका मास होता है। 1 मोल का मतलब समझते हैं? नहीं समझते कुछ भी, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। 18 ग्राम ही होगा। 1 मोल का मतलब क्या? 1 मोल जल ले लिया मैंने, मतलब क्या ले लिया बताओ, क्या करा मैंने? 1 मोल जल मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होता, 1 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल जल लिया है। ये पूरी केमिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब तुम केमिस्ट्री में वीक हो। फिजिक्स की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, अभी वार्निंग लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बताओ, 1 मोल, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? 11th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल परिकल्पना। शायद मैंने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ाया हो मोल के बारे में। केमिस्ट्री तो 10th की पढ़ी है तुमने मुझसे। देखो इधर, याद रखना ये बातें, जिंदगी में बहुत काम आएंगी। 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल, इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या है। अरे इंग्लिश में भी देखेगा, ले एवोगैड्रो नंबर। मतलब क्या, इसका देखो समझो, अगर आपने किसी का 1 मोल लिया ना, मतलब आपने उस चीज के इतने मॉलिक्यूल ले लिए। ध्यान समझो, इतने मॉलिक्यूल, ये H2O 1 मॉलिक्यूल है। अगर आपने किसी का 1 मोल लिया, मतलब आपने उसके इतने मॉलिक्यूल ले लिए हैं। कितने हैं देख लो, आप काउंट कर लो, 10⁻23 है। यानी अगर आपने 1 मोल जल लिया है, यानी आपने कितने ले लिए मॉलिक्यूल जल के? इतने मॉलिक्यूल ले लिए जल के, कितने हैं ये? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अणु। यानी जल के इतने अणु का द्रव्यमान क्या हो गया? 18 ग्राम। यानी मैं कह सकता हूं कि 18 ग्राम में जल के कितने अणु आए भाई? 18 ग्राम में जल के कितने अणु आए? अरे यही तो आए, कितने आए ये? ठीक है, 18 ग्राम में जल के इतने अणु आए हैं। कितना जल है हमारे पास? 250 ग्राम। तो 250 में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, निकाल सकते हैं? 18 ग्राम में इतने हैं, तो 250 में कितने हो गए? कितने से? 18 से करूं? पहले 1 ग्राम में निकाल दूं ना कितने हैं। 1 ग्राम में जो आएगा उसकी 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे तो निकालते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बताओ? 18 कहां चला जाएगा इसके? नीचे ले जाओ, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18, ये 1 ग्राम में आ गए। कितने ग्राम है हमारे पास? इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे? सेम लाइन लिखनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू क्या? 250। यानी 250 ग्राम जो जल लिया है ना, उसमें H2O 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 इतने सारे होंगे। तो भैया इससे क्या पता चला? हम तो चार्ज निकाल लेते, तुमने तो पूरी रामकथा सुना दी। इससे ये पता चला, देखो समझो, ये H2O का 1 मॉलिक्यूल है, सही है। 250 ग्राम जल में कितने मॉलिक्यूल है टोटल? इतने हैं। H2O के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में बस कितने होते हैं बताओ? हाइड्रोजन में कितने होते हैं?
एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। अरे एक ही तो होता है, 1H1 लिखा था मैंने अभी। तो कितने हाइड्रोजन है? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो प्रोटॉन होगा, किसमें? H2 में। और वो भी तो है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? 8 8 होते हैं, बिल्कुल सही, 8 होता है एटॉमिक नंबर। जो मैंने अभी नीचे लिखा था ना, नीचे वो एटॉमिक नंबर है। जैसे मैंने लिखा 1H1, देखो इधर 1H1, तो ये जो है ना, ये नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। सही है। ऐसी ऑक्सीजन का लिखते हैं 8O16, तो 8 ही है क्या इलेक्ट्रॉन और 8 ही है क्या प्रोटॉन। तो 8 इसके पास है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इसके पास है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं H2O में? 10। अरे 8 तो 10 ही तो हो गए। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 10। H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। कितने मॉलिक्यूल में? एक में। कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? इतने। बात समझ में आ रही है? तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 से क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या निकल के आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी एक निकाल दो भाई, दोनों बराबर ही तो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। तो मैं अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? तो क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी 250 ग्राम जल में। बात समझ में आ गई? तो निकालो जल्दी। तो 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की क्या, ये लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? अरे किससे कर दूं? इंटू 10 अपॉन में, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को दो, कुछ भी कह दो, इलेक्ट्रॉन कह दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है इतने, 250 ग्राम जल में इतने इलेक्ट्रॉन है। पूछा क्या है? आवेश। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो इतने पे कितना होगा? ये इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो निकल के आ जाएगा पूरा आवेश 250 ग्राम जल में। बात समझ में आई? आगे समझ गए? यानी देखो 250 ग्राम जल में, अरे समझ गए ना कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो आवेश नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो 250 ग्राम जल में आवेश, ये लिखना पूरा, इनटू कर देना किससे? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से। इसको कैलकुलेट करके लाओगे तुम घर से। एक बार जरा दोबारा सुन लो क्वेश्चन को। देखो, कह रहे थे एक कप जल में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, बताओ। पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ये बात हम पहले ही समझ गए थे, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो कोई सा भी निकाल दो, या पॉजिटिव निकाल दो या निगेटिव निकाल दो। अब हमने मान लिया कि एक कप जल में कितने ग्राम जल होगा? एक कप जल में 250 ग्राम जल होगा, मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये तो 250 ग्राम उसका वेट आया है, हमें चार्ज पता लगाते हैं हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अगर हम किसी तरीके से ये पता लगा लें कि 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो गए, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बस 1.6 से, चार्ज पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता लगाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें होते हैं? मॉलिक्यूल में। अरे अणु में तो होते हैं। तो मुझे पता लगाना है, पहला टारगेट मेरा यह है कि 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं H2O के। एक अणु में 10 होते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1.6 से करूंगा, आंसर आ जाए। तो अणु पता लगाने के लिए मैंने क्या करा, जल का अणु द्रव्यमान लिखा पहले। कितना होता है? 18 ग्राम। वो कैलकुलेट करना मैंने अभी आपको बताया। 18 ग्राम अणु द्रव्यमान होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल जल अगर आपने लिया है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम होगा। मतलब 1 मोल जल, मतलब आपने जल के इतने अणु ले लिए हैं। सही है। इतने अणु का 18 ग्राम है, यानी 18 ग्राम में जल के इतने अणु हैं। एक ही बात है, तो घुमा के लिख दिए बस। इतने अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम जल के अणु इतने। एक ही तो बात है। 18 ग्राम में इतने अणु हैं तो 1 ग्राम में डिवाइड में गया। 1 ग्राम में इतने हैं तो 250 ग्राम में 250 से मल्टीप्लाई कर दी। ये आ गए मॉलिक्यूल टोटल निकल के। H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं? 250 ग्राम। मॉलिक्यूल पता चल गए, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ये इलेक्ट्रॉन पता चल गए। इलेक्ट्रॉन पता चल गए, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दी, ये चार्ज निकल गया, खत्म। ऐसे क्या है, नोट करो। देखो अब तक आपने जो पढ़ा है ना, वो समझ लो चैप्टर की स्टार्टिंग है। यहां से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ये जो आपने नॉलेज ली, न्यूमेरिकल करे, ये सब बेसिक न्यूमेरिकल आपने करे थे, ठीक है। अब आपको नॉलेज हो गई बेसिक के चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज आता है बॉडी पर, कैसे जाता है, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बनता है ना, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज हो गई। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में ही, पहली क्लास में, कि लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्शन। लाइक का मतलब समझ रहे हो? मतलब सेम।
दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगती है, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। अगर दो निगेटिव हैं तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगी, प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ठीक है, यानी बल दो प्रकार के हो गए, दो ही तो बल है, एक प्रतिकर्षण है और एक समान आवेशों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है। ये बात भी आपको पता है। ठीक है, ये जो बात है यहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो बल लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, कैलकुलेट करो उसे। बात समझ आ रही है, कैसे पता करेंगे कितनी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस के 4 गुलाम है आवेश, ठीक है, यहाँ पे प्लस के 5 गुलाम आवेश है, लो वैल्यू ले लेता हूँ, बताओ कितना बल लगेगा, लगेगा तो प्रतिकर्षण, लेकिन बताओ कितना लगेगा। तो तुमको भैया ऐसे कैसे बता देंगे हम, जब तक हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टीन दे कूलाम, पूरा नाम, शॉर्ट में कहते हैं निकनेम कूलाम। ठीक है, कूलाम जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, मिलिट्री में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, मिलिट्री में काम करने के बाद इन्होंने अपनी रिसर्च लैब खोल दी, उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहे। इस चीज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि यार ये फोर्स लगती तो है लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करा जाए कि कितनी लगती है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला दिया हमको इस फोर्स को निकालने का। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं, समझ गए ना, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या दिया, कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं कूलाम का नियम। तो उसको अब हम पढ़ाएंगे आपको कल कि क्या था कूलाम का नियम, कैसे दिया और कैसे कैसे ड्राइव हुआ वो आता है। ठीक है।